रिएक्शन। तो बेटा क्या देगा, जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ये देगा आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख लेते 2HCl। देखो बेटा ये जो इक्वेशन है आपके सामने हमने प्रेजेंट किया बेटा, ये आपका एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करते हो, ये कैल्शियम क्लोराइड देता है, साथ में H2O देता है और CO2 देता है। ये केमिकल इक्वेशन है, बार बार इसको फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी के लिए टेंशन मत लो, अभी बस देखो और समझ लो कि हाँ सर ये तो दिख रहा है सर, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमेशा इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है सर। But whenever a chemical reaction is written in balanced form, it gives quantitative relationship between various reactants and products in terms of moles, masses, molecules and volume। इसका क्या मतलब है सर बता दीजिए। बेटा देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, देखो यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं लिखा, मतलब आप समझ लो इसका 1 मोल रिएक्ट करता है। HCl के लेफ्ट में जितना लिखा होगा वही होगा HCl का नंबर ऑफ मोल, मतलब यहाँ पे 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा। देखो बेटा इसके लेफ्ट में क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो फॉर्मेशन करेगा 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल आपका पानी और 1 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो आपको क्या करना है बेटा, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपने लिखा उसके लेफ्ट में यहाँ क्या लिखा है, जितना जो भी लिखा होगा ना वही होगा आपका नंबर। तो यहाँ पे बेटा 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल 1 मोल 1, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl gives you 1 mole of calcium chloride, 1 mole of पानी and 1 mole of carbon dioxide। मेरे प्यारे बच्चों इतना याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो आपका मॉलिक्यूल के लेफ्ट में लिखा होगा ना बेटा, जो आपका मॉलिक्यूल में लेफ्ट पे लिखा होगा ना बेटा, वही होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, और उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, बाद में पढ़ाएंगे, पर इतना जान लो उसको नंबर ऑफ मोल्स बोलेंगे। तो इसका 1 मोल हम बोलेंगे कैसे ना सर, 1 mole of calcium carbonate reacts with 2 mole of HCl gives you 1 mole of calcium chloride and 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide। तो यहाँ पे बेटा देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमने इन टर्म्स ऑफ मोल एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, तो मोल के टर्म में हमने इनके रिलेशन इनके बीच में जो रिलेशन है उसको मैंने एक्सप्रेस किया। मैं फिर से बोलता हूँ बेटा, मैंने क्या बोला कि 1 mole of calcium carbonate reacts with 2 mole of HCl to form 1 mole of calcium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide। इसका ये मतलब हुआ मैंने इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिल्ड किया इन टर्म्स ऑफ मोल। बट इसको इन टर्म्स ऑफ मोल तो कर सकते हैं, साथ में और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ मोल तो हो गया मॉलिक्यूल्स, मासेस और वॉल्यूम, इन चारों टर्म में कर सकते हैं। लेकिन मासेस में कैसे करेंगे बेटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट की मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे बेटा कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, 40 + 12 52, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो तीन एटम का 48 को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 100। तो क्या लिख सकते हैं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स। अब देखो बेटा इसका 35.5, इसका 1 कितना हो गया 35.5 + 1 36.5 into 2, ये 2 मोल है, तो 36.5 into 2 कितना हो गया बेटा 36.5 into 2 मतलब 73। तो रिएक्ट्स 73 ग्राम ऑफ HCl टू फॉर्म, देखो बेटा इसको ये 35.5 into 2 हो गया 71 और ये हो गया 40, तो कितना हो गया 111 ग्राम, और ये क्या हो गया बेटा 18 ग्राम, आपको पता है बेटा। और ये क्या है बेटा, ये कार्बन का 12 और 16 into 32 32 + 12 44। तो बेटा देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमने और एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, बट अब जो क्रिएट किया वो इन टर्म्स ऑफ मास हमने क्रिएट किया। मतलब हम जैसे इसको बोलेंगे द 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl टू फॉर्म 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 80 ग्राम ऑफ पानी एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी हमने बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किया और रिलेशनशिप बिल्ड किया, बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मास हमने क्रिएट किया। तो देखो बेटा ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, हम जैसे बोल रहे हैं ना उसको समझो, हम जैसे बोल रहे हैं उसको समझो कि इसका इतना मास, इसकी इतनी
मास से रिएक्ट करके इसका इतना और इसका इतना फॉर्मेशन करता है। तो सर वॉल्यूम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ना बेटा, याद रखना वॉल्यूम टर्म तभी एक्सप्रेस करोगे जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम को मेजर करना आपका सिलेबस में नहीं है। आपको वॉल्यूम टर्म तभी मेजर होगा जब आपका वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होगा। तो मुझे बोलिए, ये तो आपको पता है बेटा, ये आपका ये सभी आपके कौन से फॉर्म में है बेटा, ये सभी आपके सॉलिड के फॉर्म में है एक्सेप्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका गैसियस फॉर्म में है। तो इसीलिए जब भी वॉल्यूम लिखोगे ना तो आप जान लो किसी को भी आप वॉल्यूम के फॉर्म में आप लिख नहीं सकते एक्सेप्ट दिस। और यहाँ पे कितना मोल है इसका, 1 मोल है। और 1 मोल ऑफ कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल एनटीपी और एसटीपी में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मोल कांसेप्ट में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा सर, ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। कोई भी आप गैसियस मॉलिक्यूल ले लो एनटीपी और एसटीपी में, ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपके सामने प्रेजेंट किया। हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि और एक एग्जांपल N2 देखो, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देगा बेटा, अमोनिया देगा। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 2 लिखो तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखो 6 हाइड्रोजन हो गया तो इसके यहाँ पे 3 लिख दो, तो देखो रिएक्शन अभी बैलेंस्ड हो गया। N2 plus 3H2 gives you 2NH. So whenever a chemical reaction is written in balanced form, it gives quantitative relationship between various reactant and product. अब reactant ये है, product ये है, इनमें जो रिलेशन देगा कौन सी फॉर्म में देगा, किस टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, मासेस एंड वॉल्यूम। तो पहले मोल से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन की लेफ्ट में कुछ नहीं है, मतलब 1 मोल लिखेंगे, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखो हमने कैसे एक्सप्लेन किया, इसका रिलेशनशिप को कैसे एस्टैब्लिश किया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है ना बेटा, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन होता है। ये आपका पहला है। और दूसरा क्या होगा ना, आप इसको नंबर ऑफ मोल के बाद मास को एक्सप्लेन कर सकते हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है वो मास में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। देखिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 28 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, बट यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, 3 मोल तो 6 ग्राम, 2 into 3 6, और यहाँ पे 14 plus 3 17, यहाँ पे 2 है, 17 into 2 34 ग्राम। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। बेटा सुनते रहो इसको, कि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट कराएंगे ना, अब बोलते सर इसको कितना सिंपल कर दिया आपने, शुरू से ये बोल के आपने कितना सिंपल कर दिया, क्योंकि हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। और स्टेप ये बहुत इजी है, ये आपको स्टेप दे देंगे कैसे करना, और इसको डिफरेंशिएट करके दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ठीक से बोल रहे शुरू से बोल रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन आपको मोल कांसेप्ट में मिलेगा उतना क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेगा, और बहुत सिंपल है। तो हमने इसको मोल और मासेस के टर्म में एक्सप्रेस किया, इनके रिलेशनशिप को हमने दिखाया कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। वैसे ही ग्राम में कैसे दिखाएंगे, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कितना सिंपल है। और इसको वॉल्यूम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, देखो मतलब ये सभी के सभी आपके गैसेस है, तो इसको क्या कहते हैं, इसका 1 मोल है। 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम का देखो ये 1 मोल है, तो इसका 1 मोल मतलब इसकी तो गैसेस है, 1 मोल कोई भी गैस है, इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, इसका 3 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर का एचटीपी, तो 3 मोल का 3 into 22.4 लीटर। अब देखो बेटा यहाँ पे 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एचटीपी, और 2 मोल के लिए 2 into 22.4 लीटर। तो बेटा ये कौन से कंडीशन पे है, सभी आपके एचटीपी में। मतलब हम बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 into 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 into 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट एनटीपी और एचटीपी। कितना सिंपल है, क्योंकि सभी आपके कौन से फेज में बेटा, ये गैस है, ये सभी गैस है। तो वॉल्यूम का टर्म हम गैस के लिए यूज कर सकते हैं, ओनली गैस के लिए ही यूज करेंगे। तो बेटा देखो हमने इन तीनों केस में, दोनों केस में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ मोल, मासेस और मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम हमने एक्सप्रेस किया।
मतलब यहाँ पे जैसे बोला कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन विद 2 मोल ऑफ HCl फ्रॉम दिस मोल ऑफ दिस मोल दिस बोलिए। यहाँ पे ऐसे बोला 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गेन 2 मोल ऑफ अमोनिया। फिर हमने ऐसे बोला 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट टू 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म आपका 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। और या फिर ऐसे बोला जैसे अभी बोला वॉल्यूम पे हमने बोला। तो बेटा देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है आप क्वांटिटेटिवली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वांटिटेटिव आप सबके सामने रख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स मासेस एंड वॉल्यूम। सर आपने मोल मासेस और वॉल्यूम तो भूल गए, मॉलिक्यूल तो बेटा यही बात है। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल इसका दो मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आपका हो गया आपका स्टोइकियोमेट्री का फंडामेंटल डेफिनेशन कि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है आप इसको क्वांटिटेटिवली दिखा सकते हो सबके सामने, बट आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा ना, आपको मोल मासेस मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने दो एग्जांपल लेके आपके सामने समझाया। तो किसी भी रिएक्शन केमिकल इक्वेशन अगर वो बैलेंस फॉर्म में आपने लिखा होगा ना, तो किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है आप इसी टर्म में ये मोल मासेस मॉलिक्यूल और वॉल्यूम के टर्म में आप सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो इन दिस वेरी वे। जो वे आपको दिखाया इसी वे में आप इनका रिलेशनशिप दिखा सकते हो। इसी को बोलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री, दैट इज टू मेजर एन एलिमेंट। यह एलिमेंट इसके साथ कैसे रिलेटेड है, यह इसके साथ कैसे रिलेटेड है, यह इसके साथ कैसे रिलेटेड है, यही सब आपको आना चाहिए। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका फंडामेंटल क्वेश्चन आंसर कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है। तो देखो बेटा स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो दो तरीके का क्वेश्चन आते हैं। एक होता है बेटा आपका सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल और दूसरा होता है मल्टीपल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल। तो ये पहले आपको समझ गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया। सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है हम इसको इस टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे आपने बोला हम इसको सबके सामने ऐसे बोल सकते हैं। बट सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे ये हमें समझा दीजिए। बेटा समझाएंगे नहीं, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे और आप ना कोई भी न्यूमेरिकल आपको स्टोइकियोमेट्री का आप आराम से सॉल्व कर दोगे इसी क्लास के बाद, ये मेरा गारंटी है। चलो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इतना सारा कुछ आपने बोला पर सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं सर वो तो हमें समझा दीजिए। वो अगर नहीं समझाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बेटा इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है ना वो दो तरीके का न्यूमेरिकल होता है। तो पहला होता है बेटा सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स ये आ सकता है, या फिर बेटा आपका आता है मल्टीपल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल। तो बेटा सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है ना बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ना किसी एक का वैल्यू दिया होगा और दूसरे का वैल्यू पूछा होगा। कैसे अभी बताएंगे। देखो सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है आपको समझा देते हैं। तो पहला कह लीजिए ए सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल। तो देखो बेटा सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल में, सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल में आपको पहले ना बेटा आपको याद रखना किसी एक का वैल्यू दिया होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू दिया होगा, प्रोडक्ट का वैल्यू पूछा होगा, या फिर प्रोडक्ट का वैल्यू दिया होगा, रिएक्टेंट का वैल्यू पूछा होगा। बट सर क्या दिया होगा, इसीलिए हम सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल को हम तीन भाग में फिर से डिवाइड करेंगे। एक होता है मास रिलेशन, मास रिलेशन, दूसरा होगा मास वॉल्यूम रिलेशन और तीसरा होगा बेटा वॉल्यूम रिलेशन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है अभी तो न्यूमेरिकल जब कराएंगे आपको समझ में आएगा। बट इतना आउटस्कर्ट से इतना जान लो, सुपरफिशियल इतना जान लो कि एक रिएक्टेंट का मास दिया होगा, दूसरा रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा मास पूछा होगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दिया होगा रिएक्टेंट का मास पूछेगा, या फिर यहाँ पे रिएक्टेंट का मास दिया होगा प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दिया होगा रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछेगा। किसी एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछा होगा प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया होगा रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछेगा। ये बेटा किसी एक का दिया होगा दूसरे का पूछेगा। मास में क्या होगा
ना किसी एक रिएक्टेंट का मास दिया होगा और प्रोडक्ट का मास पूछेगा, या फिर प्रोडक्ट का मास दिया होगा रिएक्टेंट का मास पूछेगा क्वेश्चन में। आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन में अगर एक चीज दिया होगा दूसरा चीज पूछेगा तो इमीडिएटली मेरे बात आपके दिमाग में आता कि सर ने बोला था कि अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन में एक का डाटा दिया होगा दूसरे का पूछा होगा, सपोज मास किसी रिएक्टेंट का मास दिया है और प्रोडक्ट का मास पूछा है, मतलब एक रिएक्टेंट का, तो वो हो गया सिंगल रिएक्टेंट बस न्यूमेरिकल, और वो मास रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। रिएक्टेंट का मास दिया होगा एक रिएक्टेंट का और एक प्रोडक्ट का मास पूछेगा, या फिर एक प्रोडक्ट का मास दिया हो रिएक्टेंट का मास पूछेगा। ये होता है फंडामेंटल रिएक्शन आपका मास रिलेशन में। बट सर कैसे जानने के लिए आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट कराते हैं बेटा। पहले मास न्यूमेरिकल, और ये कौन सा बेस न्यूमेरिकल है बेटा, सिंगल रिएक्टेंट बेस न्यूमेरिकल। समझ में आया बेटा। जो भी करेंगे किसी एक का मास दिया होगा दूसरे का मास पूछेगा, किसका मुझे पता नहीं, रिएक्टेंट का देके प्रोडक्ट का पूछ सकता है, प्रोडक्ट का देके रिएक्टेंट का पूछ सकता है, ये आपको क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है। तो बेटा आपको आंसर स्टार्ट करेंगे, पहले लिख लो फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले तीनों को आप अच्छे से लिख लो बेटा, फिर हम मास से स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं इतना एक डाल लेता हूं। डन, वेरी गुड सर। डन, हाँ जी डन सर। यस सर। तो बेटा छोटा सा चीज याद रखना, वो मास रिलेशन हो, मास वॉल्यूम रिलेशन हो, या फिर वॉल्यूम रिलेशन, वो मास रिलेशन हो, वो मास वॉल्यूम रिलेशन हो, या फिर वॉल्यूम रिलेशन हो, सबके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं। फिर मैं स्टार्ट करूंगा मास रिलेशन के न्यूमेरिकल से। ओके सर, ट्रिक मतलब क्या, स्टेप्स। क्योंकि आज तक मैंने क्या किया, केमिस्ट्री में जितने भी आपने क्वेश्चन आंसर किया सबके स्टेप्स दिया, यहाँ पे नहीं दूंगा तो फिर आप कंप्लेन करोगे कि सर आपने तो ये नाइंसाफी किया, सबके लिए बोल दिया, यहाँ पे नहीं बोल रहे, बट यहाँ पे भी हम बोलेंगे। तो बेटा मास हो, मास वॉल्यूम हो, या फिर वॉल्यूम की रिलेशनशिप हो, इसके लिए मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूं, मतलब ऑल टोटल सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए आपको स्टेप्स बताना चाहता हूं। तो जब भी आपको सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा, वो मास हो, मास वॉल्यूम हो, या फिर वॉल्यूम हो, सबके लिए एक कॉमन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बेटा, आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप में बैलेंस, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो पहले तो बेटा आपको ये आपका स्टोइचियोमेट्री का रिएक्शन मिलेगा, मतलब आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं भी दिया होगा आपको लिखना पड़ेगा बेटा। और इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उस पर टेंशन लोगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में जाओगे ना, तो आपके ये सब छोटे छोटे रिएक्शन आपको दिमाग में आ जाएगा, आराम से कर लोगे। और वो चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और चैप्टर में सोचता हूँ कि समर में ही इसके बाद एक दो क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, क्योंकि गैसेस से पढ़ाए कुछ फायदा नहीं, वो बहुत सिंपल है। वो आपको कोई भी पढ़ा देगा, आप समझ जाओगे, आप खुद भी समझ जाओगे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये कुछ नहीं होता। उसको मैं एक क्लास में पढ़ाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो वो टाइम पास होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इस चैप्टर के बाद ना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आप बैलेंस कर सकते हो। तो इसलिए बेटा आपको बहुत जल्दी में इससे आपको छुटकारा देने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो आपको पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, जो भी रिएक्शन दिया होगा मैक्सिमम केस में दिया होता है, नहीं भी दिया होगा आप लिख सकते हो, छोटा छोटा इक्वेशन होता है। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट स्टेप में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा केमिकल इक्वेशन लिखना है। फिर आपको सेकंड स्टेप जाना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है बेटा, ना आपको राइट relative number of moles, masses
and volume below their chemical formula। बेटा फर्स्ट स्टेप में जब आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया, फिर सेकंड स्टेप में आपने जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा ना, उसके नीचे उसका मोल, जैसे पढ़ाया था आपको 2 मिनट में 2 एग्जांपल दिया, वैसे आपको उसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, उसका मास एंड वॉल्यूम लिखना है। समझ में आया ना बेटा जो बोल रहे हैं? तो सेकंड स्टेप में क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको बोला गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया फॉर्मेशन कर रहा है, तो आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको स्टेप 2 में क्या करना है ना, इसके नीचे इसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मासेस एंड वॉल्यूम लिखना है। मतलब एक्सपेक्टेड फार्मूले के नीचे नाइट्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, सबको पता है। या फिर इसका मास क्या है, इसका 28 ग्राम, इसका 6 ग्राम, इसका 34 ग्राम, और नंबर ऑफ आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, इसका 22.4 लीटर, इसका 3 into 22.4 लीटर, इसका 2 into 22.4 लीटर, ऐसे करके आपको छोड़ देना है। मतलब आपके सामने सबके नीचे, आप सभी के इंडिविजुअल फॉर्मूले के नीचे उनका नंबर ऑफ मोल्स, मास और वॉल्यूम लिखना है। स्टेप 2 ये बोलता है। कितना सिंपल कर रहे हैं देखो बेटा आपके लिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है बेटा ना, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है ना, थर्ड स्टेप में, और बेटा याद रखना वॉल्यूम तभी लिखोगे जब वो गैसेस फॉर्म होगा, तो इसलिए यहां पे गैस की थर्ड स्टेप में अप्लाई करो यूनिटरी मेथड, अप्लाई यूनिटरी मेथड टू सॉल्व। सर यूनिटरी क्या होता है, एक आम का दाम 5 रुपया, 10 आम का दाम कितना रुपया, इसको यूनिटरी बोलते हैं। इतना सिंपल है देखो बेटा, एक आम का दाम 10 रुपया, 5 आम का दाम 50 रुपया, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सर इतना सिंपल है, 3 स्टेप। हाँ तो सर कोई भी न्यूमेरिकल कर देंगे सिंगल स्टेप का, मास मास हो, मास वॉल्यूम 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 हो, डेफिनेटली हाँ करके दिखाएंगे अभी आपको। बट ये 3 स्टेप आपको करना है। पहले क्या करना है बेटा, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। दूसरे क्या करना है, सबके नीचे उनका नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम तभी लिखोगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको गैसियस फॉर्म में होगा। फिर आपको यूनिटरी मेथड में सॉल्व करना होगा। तो ये तीनों ना बेटा आपके जितने सिंगल रिएक्टेंट में न्यूमेरिकल है सबके लिए है, वो मास मास हो, मास वॉल्यूम हो, या फिर वॉल्यूम वॉल्यूम का रिलेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं मास मास से और देखते हैं ये 3 स्टेप का यहाँ पे कैसे आपको कैसे होता है। सीख लो, स्टार्ट करते हैं। डन सर। खत्म बेटा? यस सर। डन सर। तो बेटा सिंगल रिएक्टेंट में न्यूमेरिकल का फर्स्ट न्यूमेरिकल मास मास रिलेशन। मतलब याद रखिए मास मास का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का मास दिया होगा किसी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास पूछा होगा, या फिर एक प्रोडक्ट का मास दिया होगा, रिएक्टेंट का मास पूछेगा, बट किसी एक का दिया होगा, इसलिए सिंगल रिएक्टेंट। चलो क्वेश्चन को बेटा पहला क्वेश्चन से आपको समझा देंगे, बाकी आप सवाल में सॉल्व करेंगे। अच्छा, हाउ मच iron can be theoretically obtained on reduction of 1000 gram of Fe2O3। बेटा Fe2O3 मतलब होता है फेरिक ऑक्साइड। वो बोल रहा है कि फेरिक ऑक्साइड की रिडक्शन से कितना ग्राम ना, 100 ग्राम फेरिक ऑक्साइड की रिडक्शन से आपको कितना ग्राम आयरन मिलेगा। हाउ मच मतलब क्या, हाउ मच मतलब क्या, कितना वेट, कितना ग्राम का आयरन मिलेगा। मतलब क्या हुआ बेटा, ये ना ये देखो एक का दिया है वैल्यू, दूसरे का वैल्यू पूछा है, और एक का मास का वैल्यू दिया, दूसरे का मास का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटा कि अगर आप फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस करोगे आपको कितना ग्राम ऑफ आयरन मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है बेटा ना, सर आपने बोला था स्टेप 1 में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है।
तो आपको तो बेटा पता क्या बताया आपने, Fe2O3 को जब रिड्यूस करोगे, एक रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो Fe2O3 को जब रिड्यूस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, जैसे आपने हमें लास्ट क्लास में बताया था, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो सर यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बाकी रह गया, बस दो आयरन बन गए। और सर देखिए सर यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मिला के क्या बनाएंगे सर, पानी ही बनाएंगे। सिंपल फंडामेंटल। देखो बेटा आपने Fe2O3 को रिड्यूस किया, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब एडिशन आपने हाइड्रोजन को ऐड करके इसको रिड्यूस किया, तो ये रिड्यूस होगा। और रिडक्शन का और क्या मतलब होता है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपने ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो सिर्फ आयरन बाकी रहेगा, दो आयरन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन। और आपको तो पता है बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। बस आपको बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे मैंने एक लिखा तो यहाँ पे तीन लिख दो तो हो गया बैलेंस। बट सर आपने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर दिया, यहाँ पे तो दो ही हाइड्रोजन, कितना सिंपल है। देखो बेटा मैंने आपके सामने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो लिखा, कोई बड़ी बात नहीं। आपने ये सब चीज के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको 2 क्लास को इसका सिखाएंगे, टेस्ट कैसे क्या करना है सब सिखाएंगे। बट रिएक्शन को सीख लो, आप समझ लो चीज क्या हो रहा है कि आपने इसको Fe2O3 को रिड्यूस किया और रिडक्शन ऑफ 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3, मतलब आपने Fe2O3 को रिड्यूस किया। और रिडक्शन का मतलब मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने हाइड्रोजन को ऐड करके इसको रिड्यूस किया, मतलब ये अभी रिड्यूस होगा ना बेटा। तो रिडक्शन का और क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो ऑक्सीजन को छोड़ दिया तो क्या बनेगा, आपका आयरन बनेगा। तो अगर ये आपका आयरन बनेगा, अगर ये आपका आयरन बनेगा और ये आपका ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, तो ये आयरन बन गया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ मिलेगा, वो हाइड्रोजन के साथ। और आपको तो पता है दुनिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर सबसे स्टेबल कंपाउंड क्या है, पानी। तो आपने वाटर लिख दिया, अब बैलेंस करने की देर है। तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे आपका 3 ऑक्सीजन है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख दिया। बट यहाँ पे उस टाइम पे आपने हाइड्रोजन को 6 बना दिया ना, 3 into 6, तो यहाँ पे 2 काम बना, 3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बैलेंस। तो ऐसे बेटा आप आराम से कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन को बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो ये हो गया आपका स्टेप 1 खत्म हो गया। फिर स्टेप 2 में क्या बोला था, स्टेप 2 में बोला सबके नीचे उनका नंबर ऑफ मोल्स एंड मासेस एंड वॉल्यूम की यहाँ पे जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि मास मास रिलेशन पूछा है। तो मोल्स एंड मास लिख के छोड़ दो। तो क्या लिखेंगे बेटा इसके नीचे, इसका 1 मोल है, इसका बेटा क्या लिखेंगे 3 मोल है, इसके नीचे 2 मोल, इसके नीचे 3 मोल। मतलब 1 मोल of Fe2O3 reacts with 3 मोल of hydrogen to form 2 मोल of hydrogen and 3 मोल of पानी। तो आप इसके नीचे और क्या लिखेंगे, इसका मास लिख सकते हैं। तो बेटा इसका मास क्या होगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये 56 into 2 112 और ये आपका 112, ये आपका 48, कितना हो गया बेटा 112 48, तो आपका 160, इसका 160 ग्राम, इसका बेटा 6 ग्राम, क्योंकि 2 into 3 6 ग्राम, इसका 56 into 2 112 ग्राम और इसका बेटा 8 into 3 54 ग्राम। तो बेटा ये आपने लिख दिया और वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा ये मास मास रिलेशन का क्वेश्चन, इसे एक का मास दिया है दूसरे का मास पूछा है। तो बेटा आप इसको कैसे करेंगे ना सर, जैसे आप ये सब लिखने के बाद ना आप सिंपल थर्ड स्टेप में चलो, यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। ओहो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, फिर इसका क्या मतलब है ना, सबका इंफॉर्मेशन दे दिया, अब बस आराम से किसी सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा हमने बोला है कि 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 को 1000 बेटा वेरी गुड, 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 को रिड्यूस करके 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 को रिड्यूस करके आपको कितना ग्राम ऑफ आयरन मिलेगा, 1000 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस करके आपको कितना ग्राम आयरन मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे देखो 160 ग्राम ऑफ आयरन को रिड्यूस करके आपको कितना ग्राम आयरन मिला है, 112 ग्राम आयरन मिला। बेटा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, मैंने पूछा है 1000 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस करके आपको कितना ग्राम आयरन मिलेगा, बट आपको डाटा क्या मिला है, डाटा क्या दिया है कि 160 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस करके आपको 112 ग्राम ऑफ आयरन मिल सकता है। तो बेटा यहां से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका 2 मेथड है, तो दो डिफरेंट वे से इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेथड 1,
तो मेथड 1 बहुत सिंपल है, देखो बेटा 160 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस करेंगे तो 112 ग्राम आयरन मिलेगा। लिख देते हैं 160 ग्राम of Fe2O3 on reduction gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? 112 ग्राम आयरन। तो मैंने पूछा 1000 ग्राम Fe2O3 रिडक्शन में कितने ग्राम? तो बेटा 1 ग्राम ऑफ Fe2O3 रिडक्शन gives 112 by 160 gram iron. Implies that 1000 gram Fe2O3 reduction gives 112 by 160 into 1000 equal to 700 ग्राम। अब इसको डिवाइड करो बेटा, आराम से आपका 700 ग्राम आएगा। वेरी गुड। अब देखा कैसे सॉल्व हुआ बेटा, आपने ऑटोमेटिकली 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कि आपको पूछा है 1000 ग्राम Fe2O3 रिडक्शन से कितना ग्राम आयरन देगा, आपको क्या पता है? हमने इक्वेशन यहाँ पे निकाल दिया कि 160 ग्राम Fe2O3 को रिड्यूस कराओगे तो आपको 112 ग्राम आयरन मिलेगा। तो 160 ग्राम Fe2O3 gives 112 ग्राम आयरन। 1 ग्राम Fe2O3 gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? एंड 1000 ग्राम Fe2O3 रिडक्शन gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। एक आम का दाम 50 रुपए, 5 आम का दाम सिंपल। या फिर 5 आम का दाम 60 रुपया, 4 आम का दाम कितना? तो 5 आम का दाम 60 रुपया, 1 आम का दाम 12 रुपया, 4 आम का दाम 40 रुपया। इतना सिंपल है। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 160 ग्राम Fe2O3 gives 112 ग्राम ऑफ आयरन। ये पूछ रहा है 1000 ग्राम Fe2O3 gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? अब खुद ही बोलो कि 160 ग्राम Fe2O3 gives 112 ग्राम ऑफ आयरन। 1 ग्राम ऑफ Fe2O3 gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 gives कितने ग्राम ऑफ आयरन? आंसर क्या होगा? 700 ग्राम। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? कितना सिंपल तरीके से मैंने बोला इसको। एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पहला। सर दूसरा मेथड क्या है बेटा? याद रखना कि तो दूसरा मेथड हम बोल रहे हैं ना, ये ज्यादा करेक्ट है। इसे नहीं ये गलत है, बट इसको यूज मत करना। सर क्यों? क्योंकि स्टोइकियोमेट्री में हम ग्राम को यूज नहीं करते। स्टोइकियोमेट्री में हम ग्राम को यूज नहीं करते। ऐसा नहीं ग्राम को यूज करेंगे तो आंसर गलत है, करेक्ट है, बट नॉर्मली हम यूज नहीं करते। ये हैबिट में डाल दो। तो स्टोइकियोमेट्री में किसको यूज करेंगे सर? ना हमेशा मोल को यूज करें। तो मोल के रिलेशन से आप आंसर निकालने की ट्राई करो। हाँ ठीक है। तो सर मोल से करेंगे। हाँ तो सर यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ Fe2O3 on reduction gives 2 मोल ऑफ आयरन। हाँ सर ये रिलेशन आपको पता है। 1 मोल ऑफ Fe2O3 on reduction gives कितने ग्राम ऑफ आयरन सर? ना रिडक्शन gives 2 मोल आयरन। हाँ सर ये रिलेशन हमें पता है, बट यहाँ पे तो सर 1000 ग्राम दिया है। तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 के रिडक्शन से हमें 2 मोल ऑफ आयरन मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। बट यहाँ पे ना सर देखिए हमको 1000 ग्राम दिया है कि 1000 ग्राम Fe2O3 के रिडक्शन से हमें कितना ग्राम ऑफ आयरन मिलेगा। तो मोल का रिलेशन लिखने से ग्राम में कैसे करेंगे? बेटा अगर मोल को आपने मोल का रिलेशन आपको लिख दिया तो ये जो ग्राम है इसको तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हो ना। तो जैसे यहाँ पे 1 मोल ऑफ Fe2O3 लिखा तो 1000 ग्राम ऑफ Fe2O3 है, तो 1000 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इसका दिया है आपका 1000 ग्राम और Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 160। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? अराउंड 12.5 मोल के साथ n इक्वल टू W बाय n। इसको डिवाइड करो बेटा, आपका आंसर ऑलमोस्ट 12.5 मोल आएगा। हाँ सर, हाँ सर आ रहा 12.5 मोल सर आंसर आएगा। हाँ सर ठीक है। फिर अब देखो सिंपल 1 मोल ऑफ Fe2O3 ऑन रिडक्शन गिव्स 2 मोल ऑफ आयरन। तो आपका Fe2O3 का नंबर ऑफ मोल कितना आया? 12.5 मोल। तो इंप्लाइज दैट 12.5 मोल Fe2O3 ऑन रिडक्शन गिव्स कितने मोल ऑफ आयरन? अरे 1 मोल Fe2O3 रिडक्शन से 2 मोल ऑफ आयरन दिया और आपको इसको आपने मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना मोल हुआ? 12.5 मोल। तो 12.5 मोल ऑफ Fe2O3 ऑन रिडक्शन कितना मोल देगा? ना सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 2 into 12.5। तो कितना आंसर आएगा? 25 मोल देगा। कितना सिंपल सी बात है बेटा। अरे ये सुनो, अरे मैंने क्या बोला है
मैंने आपके सामने सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया कि मैंने क्या प्रेजेंट किया कि आपका 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 आयरन कितना मोल फॉर्मेशन हो रहा है ना सर। आपने बोला कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना सर, 1 मोल ऑफ Fe2O3 2 मोल ऑफ आयरन फॉर्मेशन करना है। तो बट आपने तो क्वेश्चन में इतना ग्राम दिया, तो मोल फॉर्म में कैसे लिखेंगे ना, ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को मोल के टर्म में एक्सप्रेस करना सीखो। तो 1 मोल ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन गिव्स 2 मोल ऑफ Fe। सर इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं, हाँ सर ये तो करेक्ट है, ये तो इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं सर, इसमें तो आपने लिखा है तो यहाँ तो 1 मोल 2 मोल दे रहा। बट यहाँ पे ये जो 1000 ग्राम Fe2O3 वो कितना मोल है पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा सर ना सर ना, देखिए ध्यान से ध्यान से देखोगे, अगर 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिडक्शन से आपको 2 मोल ऑफ आयरन दे रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है ना सर, आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू 1000 को 160 में कितना डिवाइड हो, कितना बोलेगा 6.25 कितना है सर 6.25 6.25 मोल। चलो तो इसका ये मतलब हुआ मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1 मोल ऑफ Fe2O3 के रिडक्शन से अगर आपका 2 मोल ऑफ आयरन बनता है तो यहाँ पे कितना मोल Fe2O3, अगर 1000 ग्राम लिखा है तो उसको मोल में कन्वर्ट किया तो 6.25 मोल हुआ। तो इंप्लाइज दैट 6.25 मोल ऑफ Fe2O3 ऑन रिडक्शन गिव्स कितना मोल ऑफ आयरन बेटा ना, अगर आपका 1 मोल दे रहा है 2 मोल तो 6.25 मोल ऑफ Fe2O3 देगा, आपका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 मोल आएगा। तो आपने देखा बेटा कि मोल में कन्वर्ट करके आपने रिएक्शन को कैलकुलेशन को ऐसे कर दिया कि सर 1 मोल देता है 2 मोल तो आपको 1000 ग्राम मतलब कितना मोल, तो इतना मोल देगा कितना मोल, तो आपको इतना मोल ऑफ आयरन मिला। बट अभी तो आपको तो मास पूछा गया है, कितना ग्राम ऑफ आयरन पूछा गया है, तो आप क्या करोगे बेटा, आपको तो बेटा है क्या नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल क्या है बेटा आपका 12.5 है और मास कितना है आयरन का 56 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा आपका वही 700 ग्राम होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे भी आपका आंसर 700 ग्राम, यहाँ पे भी आपका आंसर 700 ग्राम। आप कोई भी टाइप का कोई भी कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने आपको बोला कि अगर आपका रिएक्शन ऐसे दिया होगा तो आप ना डायरेक्ट मास से कैलकुलेट कर सकते हो, बट इस मेथड को जितना दूर रखोगे उतना अच्छा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री में ज्यादातर मास को यूज नहीं करते, तो किसको यूज करते हैं, इसमें मोल्स को यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को यूज करते हैं। तो मोल्स को यूज करके हमने ऐसे बताया, कैसे बनाया बेटा ध्यान से देखोगे तो हमने बनाया कि सर 1 मोल ऑफ Fe2O3 gives 2 मोल ऑफ आयरन। फिर आप सोचोगे कि यहाँ पे कितना मोल Fe2O3 gives कितना मोल ऑफ आयरन, बट सर यहाँ पे तो 1000 ग्राम Fe2O3 दिया तो उसको मोल में कर दो कन्वर्ट। आपने जो मोल में कन्वर्ट किया आपका 6.25 मोल को, तो सर 1 मोल ऑफ Fe2O3 gives 2 मोल ऑफ आयरन, तो 6.25 मोल ऑफ Fe2O3 आपका कितना गिव्स कितने मोल ऑफ आयरन, तो 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिडक्शन गिव्स 2 मोल ऑफ आयरन, तो 6.2 मोल ऑफ Fe2O3 गिव्स रिडक्शन गिव्स कितने मोल ऑफ आयरन, तो इतना मोल ऑफ आयरन। पर हमें तो मास पूछा है, तो आप खुद ही बोल सकते हो अगर मोल दिया है तो उसको मास में कैसे लिखोगे ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो वेट कितना होगा नंबर ऑफ मोल इज मॉलिक्यूलर मास, तो आपको मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर कितना हो गया, क्योंकि आयरन का मास क्या होता है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मास इक्वल टू वेट 700 ग्राम, तो यहाँ पे भी 700 यहाँ पे भी 700, बट आप किसको फॉलो करोगे बेटा, इसको दोनों का डाटा आपको दिया है, जैसे आपने बोला कितना ग्राम भी कितना, तो मोल भी तो दिया है इतना मोल भी कितना मोल, फिर आपका इतना ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो, तो कितना मोल भी कितना मोल, तो जितना आपका मोल आया उसको ग्राम में कन्वर्ट, फिर से ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आपने 1 मोल दिस मोल इतना मोल, तो इसको फिर से ग्राम में कन्वर्ट कर दो, कितना ग्राम 700। तो बेटा मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा बेटा, क्या इसमें आपको कुछ भी डाउट है, जो मैंने 2 मेथड बताया क्या आपको इसमें कुछ भी डाउट है, इसमें बताने वाली चीज ही नहीं है,
ये देखो मतलब ई मगअप करने की बात ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल है। मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ, सब कुछ तो बता दिया यहाँ पे आपको, दे दिया इतना मोल दे रहा है, तो ये ग्राम है, ये ग्राम को मोल में कन्वर्ट करो, तो इतना मोल तो इतना मोल, इसका जितना मोल निकलेगा कितना मोल आ गया आंसर, आयरन का कितना मोल, और आयरन का मोल आ गया तो आयरन का मास निकाल दो, क्या बड़ी बात है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, या आपको खुद सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 उसी मास रिलेशन का लिखो जल्दी। लिखो व्हाट अमाउंट of silver chloride is formed, what amount of silver chloride is formed by the action of 5.85 gram sodium chloride on excess of HNO3। बेटा हमने क्वेश्चन पूछा आपका कितना अमाउंट ऑफ सोडियम, आपका सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन होगा बाय द एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl ऑन AgNO3। बेटा ध्यान से देखो बेटा, हम आपको आपके सामने एक चीज प्रेजेंट करना था। तो आपने जब NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? NaCl को जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपका आंसर क्या होगा? कोई भी बोलेगा H+Cl H+ NO3-। तो प्लस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, तो NaNO3 प्लस AgCl। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा कि आपका कितना AgCl फॉर्मेशन होगा by the action of 5.85 ग्राम of NaCl। आपको इसका मास दे दिया 5.85 ग्राम NaCl को, आपने जब एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन किया, आपका कितना AgCl फॉर्मेशन होगा? देखो बेटा, एक रिएक्टेंट का मास दिया है, दूसरे रिएक्टेंट का दूसरे प्रोडक्ट का मास पूछा है, मतलब इसको मास रिलेशन, और ये सिंगल रिएक्टेंट में न्यूमेरिकल है। तो जल्दी करके दिखाओ बेटा, आपका आंसर क्या होगा? पहला स्टेप तो मैंने ही बता दिया अलग करके, दूसरा तीसरा स्टेप जल्दी करके दिखाओ। आप इसमें भी बता सकते हो, इसमें भी, बट ये ज्यादा करेक्ट है क्योंकि स्टोइकोमेट्री को ग्राम में लिखते नहीं, इसे ऐसे लिखते हैं बेटा। तो स्टेप में जैसे बोला था इसे लिखो बेटा, सबको नंबर ऑफ मोल सबका लिखो, फिर नंबर वेट लिखो। वेट ना लिखो तो भी चलेगा, आप मोल में ही सॉल्व कर दो जल्दी, कम टाइम बाकी है, आप मोल में ही सॉल्व कर दो, वेट नहीं चाहिए। सिल्वर का तो पता है ना, सिल्वर का एटॉमिक मास 108। देखो आपको जैसे करना है करो। Sir, can you repeat the question? Beta, what amount of AgCl is formed by the action of 5.85 gram of NaCl on excess of AgNO3? 5.85 ग्राम ऑफ NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्शन करके आपको कितना ग्राम ऑफ AgCl मिलेगा? मतलब मास रिलेशन और सिंगल रिएक्टेंट बेस न्यूमेरिकल। आपको जैसे बेटा भाई क्या है इसमें, सबको तो बता दिया, इक्वेशन तो लिख दिया Sir, 14.35. मैग्नीफिसेंट, बस क्या आंसर दिया बेटा? कौन ग्राम? व्हाट्स योर नेम बेटा? The 14.35 gram. वेरी गुड बेटा, वाह क्या आंसर दिया बेटा आपने, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो बेटा देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने इसको अटेंड नहीं कर पाए ध्यान से देखो,
इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल, मतलब 1 मोल ऑफ NaCl reacts with 1, वेरी गुड अलीका, वेरी गुड। तो 1 मोल ऑफ NaCl reacts with 1 मोल ऑफ AgNO3 means 1 मोल ऑफ NaNO3 1 मोल ऑफ AgCl। बेटा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपने लिखने के टाइम क्या लिखा, आपने लिखा कि सर जैसे आपने हमें बताया था तो वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री को जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना सर हम अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे मोल में सॉल्व करेंगे। तो सर मोल के हिसाब से लिखेंगे, तो 1 मोल ऑफ NaCl। सर उसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? हाँ बोलिए सर, स्टोइकियोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर चलेगा? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल ऑक्सीडेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल फोर्थ चैप्टर। स्टोइचियोमेट्री के बाद हम बैलेंसिंग पढ़ाएंगे। अब चाहे तो स्टार्ट करते थे सेकंड चैप्टर गैसियस स्टेट स्टार्ट कर सकते थे, बट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि गैसियस स्टेट नहीं पढ़ाएंगे इसलिए क्योंकि वो बहुत सिंपल, वो इजी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मतलब किसी भी टाइम में अगर वो पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। इतना वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, बस आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, उसको हो गया बॉयल्स लॉ। तो क्या बड़ी बात है, तो आपको रिलेशन मिलेगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम, या फिर वॉल्यूम को बढ़ाना मतलब आपको प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बढ़ाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा, तो इसको जब कांस्टेंट करेंगे प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी करने के टाइम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, उसको के पकड़ लिया तो इंप्लाई करेंगे PV इक्वल टू के। तो देखो बेटा ये है बॉयल्स लॉ का इक्वेशन, ये थोड़ी पढ़ने लायक है, ये तो बच्चों का खेल है। ये जब आप लोग पढ़ोगे, जब कॉलेज में एडमिशन होके पढ़ोगे ना तो कोई भी बेटा बोल देगा, इसको कोई भी बोलेगा ना समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए जब आप प्रेशर एंड वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। मतलब at constant temperature volume of a given mass of gas is inversely proportional to the applied pressure। तो इसमें क्या बड़ी बात है बेटा, तो इसमें क्यों पढ़ा के फायदा क्या, टाइम वेस्ट होगा ना इसमें, तो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। बट आप बोलोगे तो पढ़ाएंगे, सेकंड चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है, वो सेकंड चैप्टर है, पढ़े बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके चलो डिस्कशन करेंगे, खत्म होने तो डिस्कशन करेंगे। ये पहले खत्म होने दो बेटा, ये तो मास चल रहा है, मास वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, फिर मोर देन वन रिएक्टेंट और एक क्लास लगेगा। इजी है, इजी तो है, इसमें क्या इजी नहीं तो आप लोग आंसर कैसे कर रहे हो। अभी इसमें कोई टीचर का कोई रोल नहीं है, अब आपका सब कुछ आपको बता दिया। ये इसका अभी रिएक्शन करके Ag on reaction with AgNO3 gives 1 mole AgCl। इसमें क्या बड़ी बात है, तो लिखा है वो तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। तो मैंने बोला कि आपको 5.85 ग्राम, सर हमने मोल का रिलेशन दिया, अब ये ग्राम मोल तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दो, क्या बड़ी बात है। तो बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl क्या होगा ना सर, वेट ऑफ NaCl दैट इज 5.85 बाय मोलेकुलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, 35.5 प्लस 23, तो उसको डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना होगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो बेटा आपको इतना मोल NaCl मिल रहा है इतने ग्राम से, पर आपको पता है कि 1 मोल NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल AgCl देता है, तो आपका 0.1 मोल NaCl like that 0.1 मोल ऑफ NaCl on reaction with AgNO3 के कितना मोल देगा। अगर 1 मोल AgCl देगा तो 0.1 मोल NaCl कितना मोल देगा, 1 मोल देगा। 1 मोल NaCl 1 मोल AgCl देता है, तो 0.1 मोल NaCl कितना मोल AgCl देगा, 0.1 मोल AgCl, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मोल इसको आपने मोल में कन्वर्ट किया है। आपको पता है 1 मोल NaCl देता है 1 मोल AgCl, तो इसको आपने मोल में कन्वर्ट किया तो 0.1 मोल NaCl होगा, तो 0.1 मोल NaCl आपको 0.1 मोल AgCl देगा, इसमें क्या बड़ी बात। हाँ तो सर ये तो मोल में आपने आंसर निकाल दिया,
तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आपको तो बार बार बोल रहे हैं मोल में आंसर आएगा, बट इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन व्हाट अमाउंट पूछा है, मतलब ग्राम में पूछा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बस सिंपल इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। आपको तो पता है बेटा, एक ही तो फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना है, n = W/n। तो W = nm, तो W = n का मतलब क्या है यहाँ पे 0.1। और AgCl का मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा, मैंने Ag का एटॉमिक मास 108 लिखा, तो 108 और क्लोरीन का 35.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा 143.5। तो 0.1 मतलब 1/10, 1/10 × 143.5 14.35 ग्राम, जो कि आप लोगों ने आंसर दिया। क्या बड़ी बात है इसमें, कोई मेरा रोल ही नहीं है, मेरा रोल तो खत्म ही हो गया। अब तो आपका कैलकुलेशन, बच्चों का खेल, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको, यूनिटरी मेथड सिंपल। 1 मोल दे रहा है 1 मोल, तो 0.1 मोल देगा, कितना मोल 0.1 मोल। और ये 0.1 मोल आया कहां से, सर ये एग्जाम में दिया है, तो आपने बोला हर चीज को मोल में कन्वर्ट करो, तो आपने मोल में कन्वर्ट किया। तो अगर 1 मोल देता है 1 मोल, यहाँ पे 0.1 मोल कैसे आया, इसको हमने 58.5 के डिवाइड किया, तो 0.1 मोल, तो 0.1 मोल 0.1 मोल देगा। तो क्या आपने बात, बट 0.1 मोल एक्सिस्टेंट किया, बट सर आपने तो बताया था कि 0.1 मोल एक्सिस्टेंट तो किया, बट आपने ग्राम में किया, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक सेकंड बेटा, तो नहीं कर सकते, कर सकते आराम से करके आप। तो बेटा ये था आपका फंडामेंटल, जो अगला क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे मास वॉल्यूम रिलेशन। मास रिलेशन आपका खत्म हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में मास वॉल्यूम। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जैसा चलेगा बेटा। हमने ट्रिक बता दिया आपको, बस आपको रिएक्शन लिखना है, मोल मास लिखना है। अब देखो मास वॉल्यूम आ रहा है, तो वॉल्यूम में लिखेंगे, बट कहां लिखेंगे, जहां पे गैस होगा, वो एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। पर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप गुड डे। तो अभी जो पढ़ा है ना इजी हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंगल रिएक्टेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम कल पढ़ा देंगे बेटा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और आपके बड़े एग्जाम के लिए बी प्रिपेयर। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.